A very warm welcome to all my viewers on my YouTube channel NCERT 7th. In this video, we will cover the history of class 8, chapter number 1, and that is history, how, when and where. Students, we have already covered this in two parts and this will be the last part and end of the chapter number 1. If you have not seen part first and part second, then please see that. लेट्स स्टार्ट। हाँ, तो फर्स्ट पैरा हमारा दिया हुआ है कि हाउ डू वी नो, यानी कि हम कैसे जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, कि व्हाट सोर्सेज डू हिस्टोरियंस यूज इन राइटिंग अबाउट द लास्ट 250 ऑफ इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उन्होंने पिछले 250 साल का लगभग इतिहास लिखने के लिए, यानी कि हिस्ट्री लिखने के लिए हिस्ट्री के कौन कौन से सोर्सेज का उन्होंने यूज़ किया होगा। जाहिर सी बात है, चूँकि हम मॉडर्न पीरियड के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि तो हमारे हिस्टोरियंस ने स्पेशली रिटन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ किया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने क्लास 6 में भी पढ़ा है और 7th में भी चैप्टर नंबर 1 यही पढ़ा है, क्या कि हिस्टोरियंस जो होते हैं वो हमें हिस्ट्री के बारे में कैसे बताते हैं, यानी कि हम हिस्ट्री की जानकारी के को कैसे जानते हैं। स्पेशली दो सोर्सेज हमारे पास हैं, पहला है लिटरेरी सोर्सेज, दूसरा हमारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। तो लिटरेरी सोर्सेज में क्या आएंगी, जो भी जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे लिटरेरी सोर्सेज में आएंगे। तो स्पेशली हम मॉडर्न पीरियड अगर हम पढ़ रहे हैं तो मॉडर्न पीरियड में स्पेशली हमें क्या मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। वो तैयार कौन करता होगा उस टाइम, यानी कि हिस्टोरियंस। कैसे हिस्टोरियंस, ब्रिटिश हिस्टोरियंस उस टाइम जो रहे होंगे। ठीक है, तो उनके द्वारा तैयार किए गए जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, या गवर्नमेंट्स गजेटियर्स हो गए, या मैगजीन हो गए, या बुक्स हो गए, उन सब के थ्रू हमें जानकारी मिलेगी। आइए स्टार्ट करते हैं। लिखा है फर्स्ट पैरा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। ठीक है, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्या तैयार करता था, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता था। वन इंपॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो उनके द्वारा जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड तैयार किया जाता था वो क्या था, वो हिस्टोरियंस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण साधन हुआ करता था। द ब्रिटिश बिलीव दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। और अंग्रेज़ ये भी जानते थे, ये भी मानते थे इस चीज़ों को, कि चीज़ों को लिखना क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या होता था, एवरी इंस्ट्रक्शंस, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप, यानी कि हर वो चीज़ें, जैसे कि क्या इंस्ट्रक्शन हो गए, प्लान हो गए, कोई पॉलिसी हो गई, वो सब चीज़ें लिखी जाती थी। ऑन दिस वॉज डन थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड। और क्या होता था, ऐसा करने के बाद जो भी चीज़ें होती थी उनका बहुत अच्छे तरीके से स्टडी किया जाता था और उन पर डिबेट वगैरह भी कराया जाता था कि हाँ क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या अच्छी नहीं हैं। ठीक है, और देखिए क्या हुआ, आगे पढ़िए कि दिस कन्विक्शंस प्रोड्यूस्ड एन एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर ऑफ मेमोज, नोटिंग एंड रिपोर्ट्स। इसका मतलब इसी अंडरस्टैंडिंग की वजह से क्या हुआ, इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से जो भी कमेंट्स हो गए, टिप्पणी हो गए, इन सब चीज़ों की या फिर लिखने की जो सिस्टम हैबिट हुई वो, ठीक है, वो कल्चर पैदा हो गई कि जो भी चीज़ें हैं अब उसको रिटर्न रखनी है। ठीक है, आज देखिए हमारे सोसाइटी में क्या है, कागज़ वगैरह का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कागज़ का मतलब लिखी हुई जो चीज़ें होती हैं उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आइए सेकंड पर लिखा हुआ है कि द ब्रिटिश also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved। और ब्रिटिशर्स ये भी मानते थे कि जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं वो हिस्टोरियंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन होते हैं। इस वजह से इन जो इम्पॉर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, इनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। सो उन्होंने क्या किया फिर, सो दे सेट अप अ रिकॉर्ड रूम अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसलिए उन्होंने क्या किया, हर जो भी इंस्टीट्यूशन हुआ करते थे, गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे, उनके बगल में वो क्या बनाते थे, एक रिकॉर्ड रूम बनवाते थे। ठीक है, एंड द विलेज तहसीलदार ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटरीट्स, द लॉ कोर्ट्स, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम। यानी कि ये जितने भी ऑफिसर्स का नाम मैंने लिया, इन सभी के साथ उनके रिकॉर्ड रूम हुआ करते थे जहाँ पर उनसे जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट दस्तावेज रखे जाते थे। ठीक है, स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्काइव्स एंड म्यूजियम्स were also established to preserve the important records।
यानी कि अगर बहुत ही ज़्यादा मतलब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि कुछ चीज़ों स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जैसे कि क्या आर्काइव्स हो गए या म्यूजियम हो गए, इन सब चीज़ों की भी स्थापना की जाती थी। किस लिए? ताकि जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ठीक है, उन सबों का एक संग्रहालय बनाया जाता था, इनको भी रखा जाता था जतन से, ताकि भविष्य में इनकी मदद ली जा सके। आइए, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव फ्रॉम, नेक्स्ट पैरा है हमारा, लेटर्स एंड मेमोज दैट मूव्ड फ्रॉम वन ब्रांचेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन टू अनदर इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द 19th सेंचुरी कैन स्टिल बी रीड इन द आर्काइव्स। यानी कि जो भी लेटर्स हो गए या भी जो भी मेमोज हो गए, जो उनको 19 जो एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच जाते थे एडमिनिस्ट्रेशन सेक्शन में, ठीक है, 19th सेंचुरी के दरमियान, उसको हम आज भी पढ़ सकते हैं, जो कि हमारे म्यूज़ियम और आर्काइव्स में रखा हुआ है। ठीक है, तो जब कभी भी अगर आप जाइए घूमने किसी बड़े शहर में, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रिटिश टाइम के जो भी म्यूज़ियम वगैरह हैं उसमें जाइए आप ज़रूर, उसमें आपको सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी। यू कैन ऑल्सो स्टडी द नोट्स एंड रिपोर्ट्स दैट डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स प्रिपेयर्ड और द इंस्ट्रक्शंस एंड directives that were sent by officials at the top of the provincial administrators। यानी कि जब आप वहाँ पे जाएंगे तो देखेंगे क्या कि वहाँ पे जो मतलब जो हाई रैंक के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे डिस्ट्रिक्ट लेवल के, वो नोट्स और रिपोर्ट्स को क्या करते थे, पढ़ सकते थे। ठीक है, और उनसे जो ऊपर के जो ऑफिसर्स हुआ करते थे, ठीक है, वो उनको ऑर्डर क्या दिए हैं, यानी कि एक सुपीरियर अपने इन्फीरियर को ऑर्डर क्या देता था, वो सारे जो गजट्स हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स जो हैं एकदम संभाल करके रखे गए हैं म्यूज़ियम और आर्काइव्स में। ठीक है, और देखिए in the early years of the 19th century these documents were carefully copied out of the beautifully written by the calligraphist। इसका मतलब क्या था कि वो एक कैलीग्राफिस्ट होते हैं जो बहुत, जिनकी लिखावट क्या होती है, बहुत ही शानदार खूबसूरत होती है। तो 19th सेंचुरी में वो ऐसे डॉक्यूमेंट, उस टाइम तो फोटोकॉपी की मशीन तो थी नहीं, तो इन चीज़ों को वो लिखा करते थे अपनी हैंड राइटिंग में। आप गूगल में सर्च करके पढ़ना, ठीक है, कैलीग्राफिस्ट के बारे में या कैलीग्राफी फॉन्ट के बारे में, बहुत ही मतलब शानदार एकदम लिखी हुई होती है इंग्लिश, बहुत ही खूबसूरत लगती है। ठीक है, बाय द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी विद द स्प्रेड ऑफ द प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दीज रिकॉर्ड्स वर प्रिंटेड एज द प्रोसीडिंग ऑफ द ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जब फोटोकॉपी की मशीन का क्या हो गया, आविष्कार हो गया, यानी कि छपाई की मशीन जब हो गई, तो क्या हुआ, सभी चीज़ों का फोटोकॉपी हो गया या उसकी प्रिंट वगैरह करा दी जाती थी। ये आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ये बिल्डिंग का दिया हुआ है, ये क्या है, ये द नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया केम अप इन 1920s। ठीक है, ये कब बना था, 1920 के नियर अबाउट बना था। कब, जब न्यू दिल्ली का निर्माण हुआ था तभी। तो यही नेशनल म्यूज़ियम और ये आपके नेशनल आर्काइव्स बने थे। ठीक है, ये दोनों ही वायसराय के निवास के नज़दीक ही बनाए गए थे। ठीक है, इससे देख लीजिए, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि अंग्रेज़ों की सोच में इन संस्थानों का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ें होती थी तो उसकी सर्वे कराई जाती थी। जैसे आज भी हम प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं, प्रेजेंट टाइम की बात है, सर्वे होता ही है, जनसंख्या का गणना होता है, जनगणना होती है, तो एक सर्वे ही होता है ना, कि भाई एनपीआर हो रहा है, एनपीआर की तैयारी करेंगे, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर तैयार कराएंगे कि हाँ भाई देश में कौन लोग, कितने लोग हैं। ठीक है, तो एक सर्वे है, यानी गवर्नमेंट को अगर कोई भी रूल रेगुलेशन या फिर कुछ नया कुछ प्रोग्राम लागू करवाना है या इम्प्लीमेंट करना है या कुछ भी करना है, तो एक सर्वे कराती है कि हाँ लोगों की रुचि क्या है क्या नहीं है। आइए, तो सर्वेज बिकम द इम्पॉर्टेंट। क्या है, द प्रैक्टिस ऑफ सर्वेइंग ऑल्सो बिकम कॉमन अंडर द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, यानी कि कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो था, सर्वे का भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ करता था। क्या था, द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अ कंट्री हैड टू बी प्रॉपरली नोन बिफोर इट कुड बी इफेक्टिवली एडमिनिस्टर्ड। इसका मतलब ब्रिटिशर्स ये मानते थे कि किसी भी देश पर बहुत अच्छी तरीके से शासन चलाने के लिए क्या होता है, हमें उसको अच्छी तरीके से जानना होगा। यानी कि उस देश पे अगर हमें राज करना है तो उस देश को पहले हमें जानना होगा कि है क्या। नेक्स्ट पैरा देखते हैं, बाय द अर्ली 19th सेंचुरी डिटेल्ड सर्वेज वर बीइंग कैरीड आउट टू मैप द इंटायर कंट्री। यानी कि 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में देखा जाए तो पूरे देश का नक्शा जो है, मैप,
पूरे देश का जो मैप तैयार करने के लिए क्या किया गया, बहुत बड़े बड़े सर्वे किए गए, बहुत बड़े बड़े सर्वे किए गए 19वीं सेंचुरी के आसपास। इसमें क्या था, इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्विसेज वर कंडक्टेड, यानी कि गांव में रेवेन्यू सर्वे हुआ करता था। द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, टोपोग्राफी क्या होता है, द सॉइल क्वालिटी, ठीक है, यानी कि मिट्टी की गुणवत्ता जानने के लिए टोपोग्राफी का काम करते हैं कि द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फाउना, फ्लोरा फाउना मीन्स, ठीक है, फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फ्लावर वगैरह प्लांट्स की बात करेंगे, और फाउना का मतलब एनिमल्स। द फ्लोरा, द फाउना, द लोकल हिस्ट्रीज एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, ऑल द फैक्ट्स सीन एज द नेसेसरी टू नो अबाउट द एडमिनिस्टर द रीजन। इसका मतलब क्या था कि जो भी सर्वे किया जाता था, चाहे मिट्टी की गुणवत्ता की जांच करनी हो, या पेड़ पौधे हों, या फ्लोरा फाउना यानी कि जीव जंतुओं का जो भी है, या फिर जो उसकी जो लोकल हिस्ट्री थी, और इवन की क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स के बारे में भी जानकारी रखी जाती थी कि यहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, ये सर्वे लोग क्यों कराते थे, जो ब्रिटिशर्स थे, क्यों, ताकि वो अच्छे से रूल कर सकें यहाँ पे। देखिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी सेंसस ऑपरेशंस वर हेल्ड एवरी 10 ईयर, यानी कि एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 19th सेंचुरी की लास्ट तक क्या होता था, जो सेंसस हुआ, ठीक है, यानी कि हर 10 साल में क्या करने लगे, ये जनगणना भी करने लगे। 19th सेंचुरी के लास्ट में ये जनगणना भी करने लगे हर 10 साल में। ध्यान रहे, जनगणना अभी भी होती है, हर 10 साल में होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट दिया हुआ है इसी में, These prepared detailed records of the number of the peoples in the provinces of India. Nothing information on castes, religion and occupation. इसका मतलब कि जो जनगणना की जो तैयार की जाती है, इसके मतलब इसमें क्या होता है, सभी प्रांत में जो भी रहने वाले लोगों की संख्या होती है, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियाँ इकट्ठा की जाती हैं कि उनकी कास्ट क्या है, वो उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ऑक्यूपेशन का मतलब व्यवसाय, वो क्या करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों का इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाता था, और आज भी करते हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। आइए आगे, देयर वर मेनी अदर सर्वेज लाइक बॉटनिकल सर्वेज। अभी तो आपने देखा ना, वो ये एक जनगणना कराई जा रही थी ना, सेंसस, ठीक है। अब उसके अलावा भी बहुत सारे सर्वे हैं, लाइक बॉटनिकल सर्वेज, जूलॉजिकल सर्वेज, आर्कियोलॉजिकल सर्वेज, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वेज एंड फॉरेस्ट सर्वेज, ठीक है। ये सब सर्वे भी हुए थे ब्रिटिशर्स के टाइम में। आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। ये फिगर ये है आपका शरीफे के पौधे का है, ठीक है। हाँ, कस्टर्ड एप्पल यानी शरीफा, यानी सन 1770 ईस्वी में, 1770 के नियर अबाउट का है ये जो ब्रिटिशर्स थे उनके द्वारा बनाया गया एक बॉटनिकल गार्डन था, और जो भी प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालय में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियों को इकट्ठा की जाती थी, ठीक है। और इन नमूने के चित्र जो थे वो वहाँ के जो लोकल कलाकार हुआ करते थे उनसे बनवाया जाता था। तो कैमरा तो था नहीं ना भाई, बहुत पहले की बात है ये। और जो हिस्टोरियंस थे वो इस बात पर भी ध्यान दे रहे थे कि किस तरह की जानकारियाँ इकट्ठा की जाती थी, और इससे क्या होता था, इससे कॉलोनियल के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि जो भी कॉलोनाइजेशन का जो टाइम पीरियड था, आप देखिए वो कितने ज़्यादा ब्रिटिशर्स शार्प माइंडेड थे, क्या क्या सोचते थे, एक एक छोटी छोटी सी चीज़ों के बारे में वो जानकारी इकट्ठा कर रहे थे कि किस तरीके से इंडिया पे रूल करना है, ठीक है। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट पैरा है हमारा, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल, यानी कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स से हमें क्या पता नहीं चलता है, ठीक है। अब भाई मैंने बताया जो हिस्टोरियंस हुआ करते थे वो स्पेशली ब्रिटिशर्स ही हुआ करते थे, तो वो अपने मन मुताबिक चीज़ों को लिखा करते थे ना, वो एक्चुअल इंडिया में सिचुएशन क्या थी वो चीज़ें नहीं बताएंगे, वो अपने अकॉर्डिंग ही शो करेंगे कि मैंने जैसा लिख दिया वैसा ही लोग जाने, ठीक है। आइए देखते हैं कि फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड्स वी कैन गेट टू नो अ लॉट, बट वी मस्ट रिमेंबर दैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, यानी कि रिकॉर्ड के बहुत बड़े विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये जो सरकारी रिकॉर्ड्स हैं ये कौन तैयार कर रहा है, ये सरकार तैयार कर रही है, ये सरकारी रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। यानी कि दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल्स थॉट, यानी कि हम ये सिर्फ हमें वही बताते हैं, क्या बताते हैं, जो हमें ऑफिसर्स बताना चाहते हैं। क्या लिखा है, व्हाट दे इंटरेस्टेड इन, हाँ सही बात है, ठीक है। मैं अभी इस फिगर के बारे में आपको बता देता हूँ, पहले आप ये देख लो ये पैरा, एंड व्हाट दे विश टू प्रिजर्व फॉर
posterity. These records do not always help us understand what other peoples in the country felt and what lay behind their actions. इसका मतलब कि इनसे हमें सिर्फ क्या पता चलता है, यही पता चलता है कि जो भी हमारे उस टाइम जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे वो क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किस चीज़ों में हुआ करती थी और बाद में वो किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। ठीक है, इन रिकॉर्ड से हमें ये समझने में मदद नहीं मिलती है कि देश के दूसरे लोग क्या फील किया करते थे, क्या महसूस करते थे। ठीक है, और उनके कार्रवाइयों की वजह क्या थी कि वो क्यों इतना रिवॉल्ट करते थे, ये नहीं बताएंगे। हम अगर 1857 का अगर पढ़ें, क्रांति पढ़ें, हम तो क्रांति कह रहे हैं, कुछ लोग 1857 को विद्रोह कहते हैं। भाई विद्रोह क्यों कहते हैं आप? ठीक है, ये सारी चीज़ें निकल करके आती हैं अगर हम हिस्ट्री के अगर हम गोते लगाते हैं तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। आखिर इस किसी ने उसको क्रांतिकारी कहा, किसी ने उसको क्या कहा, सिपाही विद्रोह कहा, और हम लोग क्या कहते हैं, स्वतंत्रता संग्राम की सबसे पहली लड़ाई 1857। इस टाइप की चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये हैं। फिलहाल आप फिगर के बारे में देख लें, जाने। ये देख सकते हैं एक फिगर बनाया गया हुआ है, ये क्या है स्पेशली मैं आपको बता दूं। देखिए ये बंगाल में एक कोई सर्वे का काम चल रहा था। ठीक है, वही ये है, एक पेंट बनाया गया। तो एक पेंटर थे जिसका नाम था जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने 1832 में ये बनाया था। ठीक, और इसमें क्या था, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो आपको क्या दिखेगा कि इस सर्वे में इस्तेमाल होने वाले जो सारे उपकरण हैं, ठीक है, वो चित्र के अगले हिस्से में दिखेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके से आप क्या देख सकते हैं, यानी कि जो चित्रकार है उसके इस वैज्ञानिक स्वरूप को खास तौर पे जोर देना चाहता है। यानी कि देखो आप, स्पेशली आपको ये इसी फिगर में बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एक एक इंस्ट्रूमेंट यहाँ देखने को मिलेगा, और ये तो पूरे इंस्ट्रूमेंट की भरमार है यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो यहाँ पे। आओ देखो नेक्स्ट, ये वाला फिगर दे रखा हुआ है यहाँ पे, इसमें क्या दिया हुआ है, तो वो हमने इंस्ट्रूमेंट की बात बताई थी। अच्छा, अब ये देखो, इसमें ये 1857 के रेबल्स हैं, यानी कि विद्रोही। भाई विद्रोह हमें बता रहे हैं। ये देखिए कि इस तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखोगे तो क्या, बहुत ध्यान से देखो तो क्या समझ में आएगा कि इससे आप ध्यान से समझिए इस चीज़ को। इस फिगर को देखने से क्या पता चल रहा है कि हमें जो पेंटर है उसके सोच की पता चलती है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था वो अंग्रेज़ों द्वारा तैयार की गई इन बुक के पिक्चर्स में कई जगह दिखती है। ठीक है, इस तस्वीर के नीचे क्या लिखा होता था, बागी सिपाही, जैसा कि यही लिखा हुआ है, द रेबल्स ऑफ 1857 हैं, रेबल्स लिखा होता था, लूट खसोट में लगे हुए हैं। मतलब क्या है, समझ में नहीं आता कि ये क्या है। शेयर द लूट, द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेशंस, द रेबल्स अपीयर्स आर द ग्रीडी, विशियस एंड ब्रूटल। क्या हम ऐसे थे कि अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी? तो इन सभी के बारे में डिटेल में आप नियर अबाउट चैप्टर 5 में पढ़ोगे, मैं आपको उसमें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि अंग्रेजों की जो मेंटालिटी थी, जो ब्रिटिशर्स की जो मेंटालिटी थी, उनके फिगर में दिखता है। ठीक है, कहते हैं ना कि फिल्में समाज की आईना होती हैं। फिल्म का मतलब चित्र, अरे वो भी तो चलचित्र होता ना, ये चित्र ही बता रहा है कि उस इंसान की सोच कैसी थी जिसने इस पेंट को बनाया। इसका अब हम नेक्स्ट पैरा देखते हैं, ये वाला। ठीक है, आइए। For that we need to look elsewhere. When we begin to search for these other sources, we find in plenty, though they are more difficult to get than official records. ठीक है, तो इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा कि हम क्या महसूस करते थे। अरे भाई, हम क्या पढ़ रहे हैं, यानी कि हमें ब्रिटिशर्स ने जो बताया हम वही ना जानेंगे। तो अगर हमें ये जानना, यानी कि चूंकि ये टोटल पूरी तरीके से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे, अगर हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को नहीं जानना है, ये जानना है कि और क्या घटनाएं घट रही थी हमारे देश में उस टाइम जो ब्रिटिशर्स ने हमें नहीं दिखाया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके हमें कहीं और जाना होगा, कहीं और कुछ और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे सोर्सेज की तलाश में निकलते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हमें उसकी भी कोई कमी नहीं मिलती है। बहुत सारे हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। ठीक है, वी हैव द डायरीज ऑफ द पीपल्स, अकाउंट्स ऑफ द पिलग्रिम्स एंड ट्रैवलर्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ द इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड पॉपुलर बुकलेट्स दैट वर सोल्ड इन द लोकल बाजार्स।
ठीक है, आप देख सकते हो हमें पॉपुलर लोगों की डायरी मिलेगी, अकाउंट्स में मतलब पिलग्रिम्स यानी धार्मिक संस्थानों के जो भी अकाउंट्स थे वो देखने को मिलेंगे, जो ट्रैवलर्स थे ऑटोबायोग्राफीज़ थी, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के जो बुकलेट्स है, वो सारी चीज़ें जो आपको लोकल बाज़ार में आसानी से अवेलेबल है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, एज प्रिंटेड स्प्रेड न्यूज़पेपर वर पब्लिश्ड एंड इश्यूज वर डिबेटेड इन द पब्लिक। ठीक है, और जैसे जैसे क्या था, जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैल गई, अखबार छपने लगे, तो डिफरेंट डिफरेंट जो मुद्दे हुआ करते थे उसमें जनता में बहस लगी होने, डिबेट लगा होने। जो लीडर्स थे, लीडर्स एंड रिफॉर्मर्स रोट टू स्प्रेड देयर आइडियाज, पोएट्स एंड नॉवलिस्ट्स रोट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। यानी कि जो भी नेता थे या जो भी क्या बोलते हैं सोशल रिफॉर्मर्स हुआ करते थे, वो अपने विचारों को फैलाने के लिए क्या करते थे, लेख लिखा करते थे। जो पोएट्स थे, जो हमारे नॉवलिस्ट थे यानी कवि और उपन्यासकार जो होते थे, वो अपनी फीलिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा करते थे चीज़ों को। यही कारण है कि हमें पहले जितने भी लोग मिला करते थे ना, वो बहुत अच्छे पत्रकार हुआ करते थे, बहुत अच्छे जर्नलिस्ट हुआ करते थे। पहले जर्नलिज्म का जो दौर हुआ करता था, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटो हुआ करता था, देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी चाहिए, ये मोटो था। ठीक है, फिलहाल आज का तो आप जानते ही हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पैरा हम देखते हैं। ऑल दीज सोर्सेज हाउ एवर वर प्रोड्यूस्ड बाई दोज हु वर लिटरेट। यानी कि ये सारे स्रोत उन लोगों ने बनाए हुए हैं। ठीक है, सारे रिसोर्सेज उन लोगों ने बनाए हैं जो पढ़ना लिखना कम से कम जानते थे अच्छे से। तो देवर क्या थे, देवर लिटरेट। ठीक है, एंड फ्रॉम दीज वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हाउ हिस्ट्री वॉज एक्सपीरियंस्ड एंड लिव्ड बाई द ट्राइबल्स एंड द peasants, the workers in the mines or the poor on the streets। ठीक है, यानी कि इससे हम ये नहीं पता लगा सकते कि जो भी आदिवासी थे या पीजेंट्स यानी किसान थे, वो खदान में यानी माइंस में काम करने वाले मजदूर या सड़क पर ज़िंदगी गुजारने वाले जो गरीब हैं, वो किस अनुभव से गुजर रहे थे। ठीक है, आप फील भी नहीं कर सकते या जान भी नहीं सकते इन गजट्स को या फिर इन चीज़ों लेखों को पढ़ करके। हालांकि कुछ कवि ऐसे हुए हैं, ठीक है, जो लिखा करते थे कि हाँ उस टाइम में जब हम ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर रूल किया करते थे, जब हमारे यहाँ कॉलोनाइजेशन था, तो हमारी कंडीशन कैसी थी इसके बारे में कुछ लोग लिखते हैं। ठीक है, तो गेटिंग टू नो अबाउट देयर लाइफ इज़ द मोर डिफ़िकल्ट टास्क। तो उनके बारे में जानने के लिए बहुत ही मतलब क्या है, डिफ़िकल्ट टास्क है। आप जान नहीं सकते उनके बारे में कि उनकी कंडीशन कैसी थी। ठीक है, तो येस, दिस कैन बी डन इफ़ वी मेक अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट व्हेन यू रीड दिस बुक एंड यू विल सी हाउ दिस कैन बी डन। ठीक है, तो अगर आप और हम थोड़ी सी कोशिश करें तो निश्चित तौर पे हम ये जान सकते हैं। और वो कैसे आप जानोगे, जब आप इस किताब को आगे पढ़ोगे। ठीक है, और आप सभी लोगों को ये बातें समझ में आने लगेंगी कि क्या चीज़ें, घटनाएं जो थीं वो घटित हो रही थीं मज़दूरों के साथ, किसानों के साथ, बूढ़ों के साथ, बच्चों के साथ, हर भारतीय के साथ क्या थी। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, तो आज ये हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरे इस चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ आप ज़रूर इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। टिल देन, थैंक यू।